हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। अब सब ये बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी लोग देख रहे हो वीडियोस को वो हमारी एक टाइप से फैमिली है। अब जब फैमिली सपोर्ट करने लग जाती है तो अपना उसका जो मेंबर होता है वो अपने आप ही ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो देखो टॉपिक बहुत ही आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है? पादप पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एकदम हर एक एग्रीकल्चर के कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा, हर एक एग्जाम में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर मैं जेट, आईसीआर और बीएचयू की अगर मेनली बात करूं तो इसके वेटेज की बात की जाए तो हर बार 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगर जेट में 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आईसीआर और बीएचयू में 3 to 4 क्वेश्चन इसका वेटेज रहता है। समझ में आ गया? अब देखो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान रखते हुए पढ़ना है। इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार मैं कहता हूं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन इसमें थ्योरी नहीं है बेटा, उसमें हर चीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, उसकी जो कार्य हैं, उसके विशेष गुण हैं, उसके बारे में चर्चा होगी ज्यादातर। समझ में आ गया? तो देखो अपन शुरुआत कर लेते हैं इस टॉपिक की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैंने आपको पहले बता रखा है, तो जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरुआत करें। सबसे जो पहले अगर मैं शुरुआत करूं, पादप पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? ये क्या करते हैं? पौधों को पोषण उपलब्ध करवाते हैं, भोजन उपलब्ध करवाते हैं। क्या करते हैं? जैसे अपन को जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो पौधे को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? आपके पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषण की जरूरत होती है। समझ में आ गया? तो देखो अगर मैं बात कहूं, अपन तो कहां से प्राप्त कर लेते हैं भोजन? जैसे कि अपन गेहूं है, बाजरा है, इन सबसे काम चला लेते हैं। तो अपना भोजन जो है वो क्या है? अनाज है। क्या है? अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, इससे अपना काम चल जाता है। तो ये जो है प्लांट से ये कैसे करते हैं? अपना जो पोषण है वो कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे जो पहले है वो आपके वायु और मृदा से जो है ये क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर मेनली अगर मैं बात करूं तो वायु से है वो बहुत ही कम प्राप्त करते हैं। अगर ज्यादा से बात करूं तो मृदा से ज्यादा प्राप्त करते हैं पोषण, क्योंकि मृदा में क्या होता है, पोषक तत्व जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। कुछ एक जो है उसमें वायु भी काम आती है पौधों के वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत। समझ में आ गया? तो देखो शुरुआत कर लेते हैं इसकी कि ये चीजें आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी बहुत अपन पीछे चले जाते हैं। 1987 के अंतर्गत आपके निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया। 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया। समझ लो इस चीज को। कब किया गया? 1987 के अंतर्गत निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया। तो आपका एक कोई और यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जो आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो कितने हैं? 17। आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। कितने हैं? 17। क्यों? क्योंकि निकिल को 1987 में 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया। एक तो आपका क्वेश्चन ये बन गया। अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व किसे घोषित किया गया, तो आपके आंसर आ जाएगा निकिल को। ये क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये तो आपसे हर बार पूछा गया, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 4 बार पूछे गए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने नोट्स में फटाक से चिपका लेना है। अगर इसमें आगे चलूं कि निकिल को ही 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित क्यों किया गया, इसकी जगह और भी अपन किसी और को यूज कर सकते थे, तो इसके लिए भी पीछे रीजन जानने की अपन कोशिश करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात की जाए,
इंडिया में जो सर्वाधिक उर्वरक जो उपयोग में लिया जाने वाला जो उर्वरक है वो कौन सा है? यूरिया। याद रहेगा, इंडिया में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला जो उर्वरक है वो कौन सा है? यूरिया है। और यूरिया के अपघटन में सहायक कौन है? यूरिया के अपघटन में कौन सहायक है? आपके निकिल। कॉन्सेप्ट क्लियर? याद रहेगा, 1987 में निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? तो आपसे नाम से पता चल रहा है, यहां से 17 है। उसके बाद क्यों किया गया? तो अगर इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में सर्वाधिक जो उपयोग में लिया जाने वाला जो उर्वरक है वो कौन सा है? यूरिया। यूरिया के अपघटन में सहायक कौन है? निकिल। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। इसे चले आगे, चलो देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा आगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक थ्योरी आती है, वो कौन सी थ्योरी है जो अपन आवश्यक पोषक तत्वों में पढ़ते हैं? अनिवार्यता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अनिवार्यता का सिद्धांत, या फिर आवश्यकता की कसौटी। जिंदगी की कसौटी नहीं रे, आवश्यकता की कसौटी। आवश्यकता की कसौटी, याद रहेगा, आवश्यकता की कसौटी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनिवार्यता का सिद्धांत या आवश्यकता की कसौटी। ठीक है, अब देखो 1939 की बात हो रही है। यहां पे कब की बात हो रही है? 1939 की बात हो रही है। दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम था आर्नोन, ओके, और दूसरे का नाम था स्टाउट। स्टाउट, क्या नाम है? स्टाउट। ओके, एक का नाम क्या है? ऑर्नोन, और दूसरे का नाम क्या है? स्टाउट। स्टाउट, याद रहेगा। दो वैज्ञानिक आए, कब आए? 1939 में आए। उन्होंने क्या दिया था? आवश्यकता की कसौटी या अनिवार्यता का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। किसके द्वारा? आर्नोन और स्टाउट के द्वारा जो है आपके अनिवार्यता का सिद्धांत दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना मजा आएगा कि हर एक लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अनिवार्यता का जो सिद्धांत है वो 1939 में आर्नोन तथा स्टाउट के द्वारा दिया गया था। फिर क्या हुआ? इसी सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। 1954 समथिंग 15 साल बाद 1954 में ये भाई साहब गए अपने घर पे। पीछे कौन बचा? आर्नोन। आर्नोन ने क्या किया? 1954 में वापस कुछ इसमें चेंजेस किए। इसमें क्या किए? कुछ एक चेंजेस किए और कुछ अपन को इसमें थ्योरियां दी, सिद्धांत दिए। क्या किया? सिद्धांत दिए। 1954 में आर्नोन ने वापस चेंज किया। अरे समझो टॉपिक को, वापस चेंज किया इस सिद्धांत को। फिर उन्होंने क्या पॉइंट दिए? इन्होंने तीन पॉइंट दिए, याद रखना। तीन जो है इन्होंने थ्योरी दी, सिद्धांत दिए। वो तीन सिद्धांत कौन कौन सी है? सबसे अगर मैं पहले की बात करूं कि जो जो पौधा है वो आपके पोषक तत्वों के बिना, आवश्यक पोषक तत्वों के बिना अपना जीवन चक्र कभी भी पूरा नहीं कर सकता। सबसे जो पहली लाइन उन्होंने बताई कि पौधा पोषक तत्वों के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, नंबर एक। नंबर दो की बात करूं तो अब उन्होंने क्या बताया कि किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाने पर उसी के द्वारा ही उस पोषक तत्व की कमी को पूरा किया जा सकता है। समझ में आ गया? देखो, अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की गोली लेकर ही पेट को सही किया जा सकता है, ना कि बुखार की गोली को लेकर आप उस पेट दर्द को सही कर सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसी के द्वारा ही उस कमी को पूरा किया जा सकेगा, किसी अन्य पोषक तत्वों के द्वारा उस कमी को पूरा अपन नहीं कर सकते। नंबर थर्ड की बात करूं तो नंबर तीसरी जो उन्होंने लाइन कही वो कौन सी लाइन थी? उन्होंने बताया कि पौधे का पोषक तत्वों के साथ सीधा जीव द्रव्य के साथ संपर्क होता है। नंबर थर्ड पे जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पोषक तत्वों का पौधे के जीव द्रव्य के साथ सीधा संपर्क होता है। तीन थ्योरी बता दी।
नंबर फर्स्ट की बात करूं कि जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। क्या कहा कि जो आपके पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों के द्वारा अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकेगा। नंबर सेकंड की बात करूं तो उन्होंने क्या क्या कहा, किसी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर उसी आवश्यक पोषक तत्वों के द्वारा ही पूरा किया जा सकेगा, ही पूरा किया जा सकता है। मैंने बुखार वाला आपको एग्जांपल, सॉरी पेट दर्द वाला एग्जांपल दिया है, वैसे ही सेम अगर किसी की कमी हो रही है, अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो नाइट्रोजन के द्वारा ही उसको अपन पूरा कर सकते हैं। अगर फॉस्फोरस की कमी हो रही है तो फॉस्फोरस ही देकर अपन उसको कम कर सकते हैं। ये बातें उन्होंने बताई। नंबर अगर थर्ड की बात करूं, जो नंबर थर्ड है वो समझने योग्य बात है, समझने योग्य बात है, सॉरी पोषक तत्वों का पौधे के जीव द्रव्य के साथ सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। अब देखो, इसको समझने का प्रयास करना है बच्चों के। ये समझ में नहीं आता कि जीव द्रव्य से सर आप क्या समझना चाह रहे हो। देखो, जो ये प्लांट्स होते हैं आपके, उसके जीव द्रव्य के साथ पोषक तत्वों का सीधा संबंध होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो प्लांट्स में जो आपके पोषक तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके एंजाइम की क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को नियंत्रित। और क्या करते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कौन, ये पोषक तत्व। इससे ये बताना चाह रहा है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो एंजाइम की क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं और क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। समझ में आ गया। अनिवार्यता का सिद्धांत 1939 आर्नोल्ड तथा स्टाउट के द्वारा दिया गया। वापिस आर्नोल्ड आए 1954 में, उन्होंने कुछ एक चेंजेस किया। उसके बाद उन्होंने 3 पंक्तियां बताई, 3 सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसी के द्वारा ही पूरा किया जा सकेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि पौधे अपने जीवन चक्र पोषक तत्वों के बिना पूरा नहीं कर पाएंगे। और नंबर थर्ड बात उन्होंने बताई कि पोषक तत्वों का पौधे के जीव द्रव्य के साथ सीधा संपर्क होता है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ये आपको 3 की 3 है, 3 ऑप्शन सही दिए जाएंगे और 1 ऑप्शन आपको गलत दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन वहां पर सही होना चाहिए, इसमें आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने जो आपको ये चीजें बताई हैं ये कंफर्म याद कर लो, लिख लो, रट लो। किस हिसाब से आपको याद करना है आप अपने तरीके से देख लो, पर क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया था, याद रहेगा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो अपन आगे क्या पढ़ेंगे, जो आप इसका क्लासिफिकेशन है, तो इसका अपन वो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उसके बाद इसके लिए 5 से 7 क्लासें आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। उसके बाद ही अपन प्लांट न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, इसको आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। अब क्या करते हैं, अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखो, पोषक तत्वों के प्रकार, पोषक तत्वों के हेडिंग क्या है, पोषक तत्वों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। याद रहेगा,
सबसे अगर मैं पहले की बात करूं, थोड़ा पीछे जाओ, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कुछ एक जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा के द्वारा प्राप्त होते हैं और कुछ एक जो पोषक तत्व होते हैं वो आपकी वायु के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब अपन बात करेंगे मृदा और वायु की। सबसे अगर मैं पहले की बात करूं तो संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व, पोषक तत्व स्ट्रक्चर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्या इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं अपन देख लेते हैं। अगर मैं नंबर सेकंड की बात करूं, इसको बोलते हैं आपके आधारभूत, जो आधार प्रदान करते हैं, आधार पोषक तत्व, पोषक तत्व, ये तो नंबर फर्स्ट, ठीक है। नंबर सेकेंड की बात करूं तो आपके आ जाएगा मैक्रो, इसको क्या बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, या फिर बोलते हैं वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, याद रहेगा। नंबर थर्ड है, थोड़ा अपन इसके बाद में देख लेंगे क्योंकि जगह थोड़ी सी नहीं बच रही है। तो देखो संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक नाम से ही पता चल रहा है, इसके अन्य नाम मैंने आपको बता दिए। संरचनात्मक स्ट्रक्चर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स, या फिर इसको बोलते हैं आधारभूत पोषक तत्व, या फिर बोलते हैं आधार पोषक तत्व। ओके, अगर मैं नंबर इसकी बात करूं तो ये क्या करते हैं, संरचना में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, संरचना में भाग लेते हैं। प्लांट्स की जो आपकी संरचना होती है उसमें ये पोषक तत्व भाग लेते हैं, और ये आपको कहां से प्राप्त होते हैं, वायु से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, वायु से प्राप्त होते हैं। अगर इसके मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, इसके एग्जाम्पल आप सुनना चाहोगे तो देखो CH4, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके संरचनात्मक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखे गए हैं। ये कहां से प्राप्त होते हैं, वायु से प्राप्त होते हैं। इनका काम क्या होता है, संरचना में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैक्रो की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, मैक्रो की बात हो रही है। अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो इसका एक पॉइंट याद रखना, इसकी क्या होती है, ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा 1 ppm से ज्यादा हो या ज्यादा चाहिए। पौधों को ऐसे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जिनकी मात्रा 1 ppm से अधिक चाहिए उसे अपन क्या बोलते हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मुख्य पोषक तत्व, और इसका और अन्य नाम आ जाता है वृहद पोषक तत्व, याद रहेगा। अब देखो ये कौन कौन से, इधर क्या आ गया CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो इसके एग्जाम्पल के याद रखने से पहले इसको अपन क्या कर देते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। किसको, मैक्रो की बात हो रही है, ना कि मैं पोषक तत्वों का मैंने बता दिया है। ये वाले नंबर फर्स्ट की संरचनात्मक बात हो रही है, नंबर सेकेंड पे है जो वो मैक्रो है, नंबर थर्ड पे थोड़ा अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। तो देखो इसकी एक लाइन याद रखनी है, 1 ppm से ज्यादा इसकी मात्रा चाहिए, किसकी, मैक्रो की। मुख्य है, ज्यादा चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक है आपके प्राइमरी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, और एक है द्वितीयक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, याद रहेगा। अगर प्राथमिक में बात करूं तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास जो है वो आपके प्राथमिक पोषक तत्वों के अंतर्गत रखे जाते हैं। और नंबर सेकंड की बात करूं तो आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कौन सा है, सल्फर है। अब देखो प्राथमिक पोषक तत्वों की बात हो रही है तो आपके आंसर ये होने चाहिए कि प्राथमिक पोषक तत्वों के अंतर्गत NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास को रखा गया है। द्वितीय की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को रखा गया है। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि द्वितीय और प्राथमिक को अलग अलग करना पड़ा, सीधी सी बात आप पढ़ लेते हो।
हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं बुक में मिल ही जाता है, तो इसकी जरूरत ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें सिर्फ ये है कि प्राथमिक पोषक तत्व है जो आपके कौन से है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास है, इसकी जो मात्रा है ये प्लांट्स को ज्यादा चाहिए। क्या है, प्लांट्स को इसकी बदौलत ज्यादा चाहिए। प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं वो एनपीके हैं, ये क्या करते हैं, द्वितीय की अपेक्षा ज्यादातर यूज लिए जाते हैं या प्लांट्स को ज्यादा चाहिए, इसलिए आपको क्या क्या है, प्राथमिक पोषक तत्वों और द्वितीयक पोषक तत्वों का अगर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी संरचनात्मक, मैक्रो की हो गई, ये दो हो गई। उसके बाद जो है अपन आगे चलते हैं। चलो, आज थोड़ी सी क्लास लंबी जरूर है पर इंटरेस्ट वाली क्लास है। जिस क्लास में इंटरेस्ट पैदा हो तो उस क्लास में मन ही लग जाता है, क्योंकि चीजें सीखने को बहुत मिलती हैं। ज्यादा टाइम पास वाली चीजें नहीं है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं, फिर उस टॉपिक को अपन भी थोड़ा धैर्य देके पढ़ते हैं, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि अपने क्वेश्चन गलत हो। ओके, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे अपन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं माइक्रो। कौन सा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व याद रहेगा। पर 4 की बात करूं तो लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लाभदायक पोषक तत्व। ओके, सबसे पहले अगर बात आती है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। कितने हैं, 8 जो है वो आपके क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो देखो इसकी विशेषता क्या होती है, ऐसे आवश्यक पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखो क्या हो जाएगी लाइन, 1 ppm से कम मात्रा इनकी क्या होती है, प्लांट्स में 1 ppm से कम मात्रा यूज होती है। अब देखो वो कौन कौन से हैं, जो 8 हैं। आयरन, क्या है, आयरन और निकेल। नंबर 3 की बात करूं तो मैग्नीज। 4 की बात करूं तो मोलिब्डेनम, नंबर 5 आपकी कॉपर। नंबर 6 क्लोरीन। ओके, नंबर 7 की बात करूं तो आ जाएगा आपके बोरॉन। और नंबर 8 की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा, जिंक। ये कितने हो गई, 8 हो गई। आयरन, निकेल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन और जिंक जो है ये क्या है, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और ये इसकी क्या विशेषता होती है, प्लांट्स में ये 1 ppm से इनकी मात्रा कम पाई चाहिए। ओके, अब इधर मैं आ जाता हूं, लाभदायक पोषक तत्वों की बात की जाए तो लाभदायक कितने हैं, 4। अब नंबर 4 में पढ़ रहे हैं, 4 जो है ये क्या है, लाभदायक पोषक तत्व है। इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी एक ही विशेषता है, अगर ये प्लांट्स को मिलते हैं तो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर ये प्लांट्स को नहीं मिलते हैं तो भी प्लांट्स अपनी वृद्धि एवं विकास चालू रखता है, वो बंद नहीं करता। अगर ये कम पड़ गए तो प्लांट्स पर असर हो सकता है, अगर ये लाभदायक कम हो जाते हैं तो प्लांट्स पर कोई असर नहीं होता। इसकी बस एक ही विशेषता है। तो देखो ये कौन कौन से हैं, एक तो आ जाएगा आपके सोडियम। कौन सा है, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और एक कोबाल्ट। ये जो आपके 4 हैं ये क्या है, लाभदायक पोषक तत्व हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेंगे कि संरचनात्मक पोषक तत्व कितने हैं। अरे संरचनात्मक पोषक तत्व कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3।
कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके संरचनात्मक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और अपन इसको किस नाम से जानते हैं? फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। और अपन इसको किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं और आधारभूत के नाम से जानते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि मुख्य पोषक तत्व कितने हैं? मुख्य पोषक तत्व याद रखना 6 ना कि 3, याद रहेगा। इसमें भी अपन कौन कौन से पढ़े थे? प्राथमिक और द्वितीयक। वापिस आ जाओ, प्राथमिक और ये रहा द्वितीयक। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक कितने हैं, प्राइमरी कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीयक कितने हैं, तो भी आपका आंसर होना चाहिए 3। अब देखो एनपीके जो है वो प्राथमिक में आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो सल्फर है वो आपकी द्वितीयक में चले जाएंगे। लाभदायक मैंने आपको 4 बता दिए, कौन से हैं? सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट जो है ये कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो 1 ppm से इसकी कम मात्रा चाहिए, वो ये आप सामने मैंने 8 उतार दिए। 8 कौन कौन से? आयरन, निकेल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, बोरोन और जिंक। 2-4 बार जब इसको दोहराओगे तब आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फटाक से ये याद हो जाएंगे, या इसको अपन ट्रिक्स के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो आपको 8 में से कोई 3 उठा के एक दे देगा और एक कोई दूसरा उठा के दे देगा, तो आपका आंसर, आपको ये 8 के 8 ही याद होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस 2-4 देख लिए फिर नहीं, पूरे के पूरे याद होने चाहिए। तभी मैं बता रहा हूं हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ये भी याद रखना है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसको आप तुरंत अपने नोट्स में उतार लीजिए, क्योंकि ये चीजें बार बार आपको देखोगे तब आपको समझ में नहीं आएगी। एक बार जब अपने हाथों से इस चीज को लिख के प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ऐसी सारणी बनाओगे, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। तभी तो मैं कह रहा हूं इस चीज को आपको थोड़ा सा धैर्य से पढ़ना है। आशा करता हूं जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं, मिलता हूं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।